उस शेयरिंग में प्राउड टू बी एन मिसाल हमने ये देखा कि एक मिसाल विनर हो जाए, बाद में उनको L3 की गिफ्ट मिलती है और बाद में वो क्या क्या दास्तान अपने जीवन में करते हैं, क्या क्या वो करते हैं, और बहुत सारी ब्यूटीफुल स्टोरीज हमने वहाँ से देखी। पर ये मिसाल की प्रोसेस क्या है, ये मिसाल का अपना विजन क्या है, हम क्या क्या ढूंढ रहे हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, और वही मिसाल हमारा ये मिसाल का विजन क्या है फ्यूचर में। अभी कितने मिसाल है और उनका जो प्रोसेस चल रही है, जो एक प्रोसेस में है, वो प्रोसेस क्या है। उसी प्रोसेस के लिए मैं प्रीति दीदी और हर्ष को बुलाना चाहूँगा। काम कर रहे हैं हम लोग, और पिछले 15 साल से हमें पता चला कि यंग एज से अगर हम कुछ काम शुरू करते हैं, बच्चों को सपोर्ट देते हैं, तो वो अपने जो ड्रीम्स है उसको पूरा करने में उनको मदद होती है और उससे वो अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं। मिसाल प्रोजेक्ट जो है वो जैसे नाम कहता है ऐसा कि एक मिसाल बने वो अपने जीवन में, उसके लिए वो एक पूरी प्रक्रिया है। एंड बेसिकली इट्स अ कंपटीशन। हमने ये कंपटीशन इसीलिए शुरू की कि हमें लगा कि बच्चे तो बहुत ग्रेट होते हैं, आई मीन उनमें तो जो चीज़ें होती है उनको अगर हम बस थोड़ा सा सपोर्ट करें तो वो सब चीज़ें अगर बाहर उभर के आती है तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं उस जिंदगी में। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें ऐसे स्पार्क्स होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेशन अगर मिले तो बहुत 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 बड़े 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 काम कर सकते हैं जिंदगी में। तो वो हम कैसे चुने ऐसा, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट स्पार्क इन ईच एंड एवरी चाइल्ड। तो उसके लिए हमने ये एक कंपटीशन डिजाइन किया कि जिसमें उनकी जो कैरेक्टर ट्रेट्स है, कि जो लीडरशिप एबिलिटीज जो है उनकी वो बाहर आ सके, उसके लिए पूरा ये कंपटीशन डिजाइन किया हमने। और उसके अलग अलग लेवल्स हैं कि जिससे वो धीमे धीमे उनमें जो वो चीजें हैं वो बाहर आती है और वो फिर आगे जा सकते हैं। तो वो कंपटीशन क्या है, उसके लेवल्स क्या है, वो अभी आपको हर्ष बताएंगे। जो लोग कल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उन्हें कुछ आइडिया होगा। मिसाल प्रोजेक्ट टोटल 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला स्टेज होता है ऐसे राइटिंग। नॉर्मल ऐसे राइटिंग जैसा ही होता है, बट उन सब में सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें वो बच्चे खुद का ड्रीम, वो क्या करना चाहते हैं वो व्यक्त कर सके। जैसे कि मैं भारत देश का प्रधानमंत्री हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर है उस ऐसे में हम सिर्फ बच्चों के थॉट्स और उनकी जो पावर होती है उसे ही देखते हैं। लैंग्वेज को हम साइड पे रख के जो बच्चों का ओरिजिनल जो थॉट होता है उसको पकड़ के हम सिलेक्ट करते हैं और फिर वो बच्चे सेकंड स्टेज में जाते हैं। सेकंड स्टेज को हम ग्रुप डिस्कशन नहीं कहते, उसे हम ग्रुप डायलॉग कहते हैं। ग्रुप डायलॉग हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चों को सिर्फ खुद का व्यू पॉइंट नहीं रखना है, वहाँ पर उनको खुद का व्यू पॉइंट तो रखना है, साथ ही सबको सुनना है, सबको समझना है, और उन सबको सुन के जो बेस्ट क्रिएशन हो सबका मिला के वो क्या नया क्रिएट करके, क्या कुछ सबको सुन के क्या सॉल्यूशन लाता है, क्या वो नई चीज करते हैं, तो वो ग्रुप डायलॉग का सेकंड स्टेज होता है। और फिर थर्ड स्टेज में बच्चे जो उनका ऐसे का टॉपिक होता है उन पे वो एक दिन का प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, जहाँ पर वो फील्ड में जाते हैं और खुद की जो उनको चीज़ हर्ट होती है, जो चीज़ उनको करना पसंद है, जो उनको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, उनके ऊपर वो एक दिन का प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। कोई बच्चे जो कुछ भी हो, कोई पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कोई पुलिस स्टेशन में जाके भी वो पुलिस वाले बड़े इंस्पेक्टर को भी पूछने से झिझकते नहीं है कि करप्शन है, तो वो उनको जाके बेझिझक पूछेंगे और वीडियो लेके आएंगे कि आपका क्या मत है, आप क्या करोगे, आप क्या प्रॉमिस दोगे। तो जहाँ कहीं भी वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनका जो स्पार्क होता है वो दिखता है उनका प्रोजेक्ट वर्क में, क्योंकि ये अब करके दिखाने वाली बात है। पहले में लिखना बोलना वो सब तो एक हद तक इजी है, पर अब जो करके बताने वाली बात है वो आती है। और ये तीनों स्टेज जो क्लियर करता है उन्हें फिर हम उनके जो पोटेंशियल को नर्चर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे पहला गिफ्ट उनको L3 का कोर्स देते हैं। L3 माने द फिलोसॉफी, आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग, लविंग एंड लर्निंग, जो
4 साल का कोर्स है जिसमें लाइफ ओरिएंटेड जितने भी अभी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है एक सही ज़िंदगी जीने के लिए, वो सारे एलिमेंट्स हम उसमें लेते हैं। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो से लेके रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं, टीम कैसे बिल्ड करते हैं, हमें जो ड्रीम है उसे कैसे अचीव करते हैं, वो हर चीज़ ये 4 साल के कोर्स में आती है। फिर दूसरी चीज़ उनको मिलती है वो है मिलिट्री ट्रेनिंग, कि हर एक जो यूथ है जिनको लाइफ में कुछ करना है, उनको अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए जो मिलिट्री के लिए जो ओबीडियंस चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो सीखने के लिए बच्चे उनको खुद की लाइफ में ले जाए, उनको वो लाइफ में जिए, उसके लिए हम मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। फिर और तीसरा गिफ्ट होता है हिमालय ट्रैकिंग का, कि जहाँ पर वो हिमालय की जो खूबसूरत वादियाँ है वहाँ पर जाकर खुद के साथ समय बिताते हैं और खुद के अंदर नई चीज़ें ढूंढते हैं कि मैं असल में क्या हूँ। तो ये थी मिसाल प्रोजेक्ट की एक झलक। अब हम जो अभी प्रोसेस करने जा रहे हैं वो हम सब जो कोर टीम है उन्होंने मिलके एक विजन स्टेटमेंट तैयार करा था, कि जिसमें कोई एक मिसाल विनर जो बच्चा होता है वो पहले दिन से, यानी हम ओरिएंटेशन करने स्कूल जाते हैं, हर एक स्कूल में क्लास टू क्लास जाते हैं, तब हम बच्चों को क्लास में ओरिएंट करते हैं कि मिसाल प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, आपको क्या मिलेगा, क्यों करना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है, वो सब हम ओरिएंटेशन में लेते हैं। तो वहाँ पर हम ये पोस्टर तो लगाते हैं हर जगह स्कूल में और क्लास में, लेकिन ओरिएंटेशन से लेके हिमालय ट्रैकिंग तक जो बच्चा आता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें फिल्टर होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें निखरती है, कौन कौन सी चीज़ें बच्चे में खिलती है, क्या गुण बच्चे के अंदर आते हैं, वो सबका हमने एक विजन स्टेटमेंट तैयार किया है। तो वो हम आपके सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हर एक स्टेज में बच्चे के अंदर क्या चीज़ निखरती है, क्या चीज़ वो बच्चे का पोटेंशियल निकलता है। तो यस, नेक्स्ट प्लीज। लो, रिजल्ट लाओ, फिर जॉब करो और फिर खुद की फैमिली क्रिएट करो। बच्चे उनमें से बाहर कभी जा ही नहीं सकते, उनका कुछ ड्रीम हो, कुछ और उनको लाइफ में करना हो, उसके बारे में तो वो सोचने की बात ही नहीं आती है। बस मार्क्स लाए, मेहनत करी, जॉब ली और फिर फैमिली क्रिएट करी, बस इतना ही है लाइफ में। उनको पता ही नहीं कि इसके अलावा लाइफ में कुछ और भी होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जब अनाउंसमेंट के लिए जाते हैं, जिसको बेसिकली ओरिएंटेशन भी कहते हैं, हम मिसाल को ओरिएंटेशन देते हैं, बच्चों को कहते हैं ये कंपटीशन क्या है, हम बताते हैं कि ये टफ है, ये इजी नहीं है, कि हर आपको करना भी पड़ेगा, ये ऐसा भी है, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना हो, हम हर एक चीज़ कहते हैं, आपको डिफ़िकल्टी भी आएगी। और फिर हम पूछते हैं कि आप कितने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेंट लेना है। तो यूजुअली ऐसा होता ही नहीं है कि हर एक बच्चा हाथ ऊंचा करे, तो जितने भी बच्चे हाथ ऊंचे करते हैं ना, उन सब में ये सब एम्बिशियस होते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ ड्रीम होते हैं, उनको लाइफ में कुछ करना होता है, कुछ बड़ा उनको करने की इच्छा होती है लाइफ में, कि उनके भी एम्बिशंस होते हैं लाइफ में। और दूसरा उनकी एंथुसियास्टिक और इनिशिएटिव, कि जो पार्टिसिपेट करते हैं ओरिएंटेशन में, उनकी इनिशिएटिव आती है वहाँ पर, उनके एंथुसियाज्म बताते हैं वो लोग कि हमें इसमें इंटरेस्ट है, हमें इसमें पार्ट लेना है। तो इस तरह पहले स्टेज में जब हम अनाउंसमेंट करने जाते हैं, तो जो बच्चे इसमें ऑप्ट करते हैं, जिनको इसमें रस है, जो लोग इसमें आना चाहते हैं, वो लोग इसमें हैंड रेस करते हैं। तो उन बच्चों के अंदर ये दो चीज़ें हर किसी बच्चे में ये टिक होती है। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। बेसिकली जैसे हर्ष ने बताया कि हर बच्चों में कोई ना कोई कैरेक्टर ट्रेट होती है जो बहुत पावरफुल होती है, तो उसको हम समझने की और उसको रिकॉग्नाइज करके उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम ओरिएंटेशन के लिए जाते हैं, तो जो हम बात करते हैं उनको बताते हैं, तो उसमें जो बच्चों में ये दो चीज़ें होती है, वो लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं, इसलिए हमें पता चल जाता है। तो हमारे अनाउंसमेंट से वो हो जाता है। फिर हम उनको और थोड़ा सीरियस, यानी अगर आप सही में ऐसा मानते हैं कि आपको ये इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत टोकन होता है 10 रुपये, बट आपको वो इनिशिएटिव से भी ऊपर जाना पड़ता है। तो वो पता चलता है कि ओके, उसकी खुद की उसकी इंटेंशन थोड़ी स्ट्रांग है, तो वो मिनिमम 10 रुपये देके फॉर्म खरीदता है, तो वो उसका टिक हो जाता है, ओके उसका इंटेंशन थोड़ा स्ट्रांग है, ऐसा। उसके बाद
हैंड रेस कर दिया, फॉर्म भी ले लिया, लेकिन अब ऐसे कौन देता है? जितने भी बच्चे फॉर्म लेते हैं वो हर कोई ऐसे नहीं देता। घर पे जाके थॉट्स बदल जाते हैं, ये करे वो करे। तो जो बच्चे ऐसे सबमिट करते हैं ना, उनका डिटर्मिनेशन लेवल दिखता है वहाँ पर कि हम एक बार उसको डिसाइड कर रहे हैं कि हमें पार्टिसिपेट करना है, फिर वो फॉर्म परचेस करते तो उनका इंटेंशन क्लियर होता है। और फिर जब वो ऐसे सबमिट कराते हैं, 50 रुपीज़ ऐसे की फीस होती है, वो ऐसे देते हैं, खुद का फॉर्म फिलअप करके देते हैं, और जो मनी देते हैं पूरी कंपटीशन की फीस तरीके से, तो तब उनका डिटर्मिनेशन लेवल दिखता है कि नहीं, इनमें डिटर्मिनेशन है। तो वो ऐसे देते हैं, तब वो एक कैरेक्टर ट्रेट भी टिक होता है। क्योंकि हमने जब बताया होता है, क्लास में जाके ओरिएंट करते हो तो बहुत आसान है कि हाँ मुझे इच्छा है करके हाथ ऊपर कर लेना, फॉर्म ले लेना। लेकिन घर जाते हैं तब तक वो टाइम चला जाता है, टेम्पो डाउन हो जाता है, और घर के सारे पेरेंट्स बात करते हैं, टीचर्स बात करते हैं, अभी टाइम नहीं है बच्चे तुम्हारे पास, तुमको ट्यूशन जाना है, होमवर्क करना है। तो वो उनका डिटर्मिनेशन हम देखते हैं कि नहीं नहीं, वो सब स्ट्रगल्स उन लोग क्रॉस करके करते हैं। नहीं, मैं टाइम निकाल के, ऐसे एग्जाम्पल्स है कि बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं था दीदी, लेकिन मैंने रात को 12 बजे बैठ के ऐसे कंपटीशन ऐसे पूरा कंप्लीट किया ऐसा। तो उनका डिटर्मिनेशन वहां पे टिक होता है। ओके, दे आर डिटरमाइंड। नेक्स्ट प्लीज। और उसके बाद उनका जो ऐसे हमारे यहाँ सबमिट होता है, उसमें हम एज अ कंपटीशन जो भी होता है, वी गो थ्रू ऑल द जजेस, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ जजेस, सारे वो ऐसे देखते हैं। और जो भी विनर होता है उसमें हम खास करके, जैसे पहले भी बताया हर्ष ने, कि हम लैंग्वेज है वो नहीं देखते हैं। लैंग्वेज, सेंटेंसेस कैसे लिखा है, बहुत सुंदर दिखता है तो वो पास हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो उसने लिखा है, उसकी जो पूरी थॉट प्रोसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि सही में वो लोग क्या मानते हैं इसके बारे में। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स दिए हैं वो बहुत सोसाइटी के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो, उन लोग कुछ करना चाहते हैं, वैसे ही टॉपिक्स दिए होते हैं उनको। तो वो उसमें हमें पता चलता है कि नहीं, उनकी प्रोसेस बहुत अच्छी है। अगर वो थॉट प्रोसेस अगर टिक हो जाती है तो ही इज अ विनर हमारे लिए। एंड सेकेंडली आर्टिकुलेशन, कि एटलीस्ट वो थॉट प्रोसेस अगर अंदर मुझे लगता है कि नहीं मुझे करना है, तो वो किसी को कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो एटलीस्ट रिटर्न में वो लिख सकते हैं कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसा वो अगर लिख सकते हैं तो वो भी टिक हो जाता है। सो that is the winner. Next please. ऐसे के बाद जिस तरह मैंने पहले भी कहा, फिर जीडी ग्रुप डायलॉग होता है, जिसमें सबसे पहले पार्टिसिपेशन जो करने आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे विनर तक हो गए, लेकिन जैसे कि फ्रेंड्स नहीं जा रहे हैं, या फिर कुछ फैमिली फंक्शन आ गया, संडे को होता है तो फ्रेंड्स के साथ पार्टी देखने जाना है, मूवी देखने जाना है, तो उन सबको छोड़ के भी संडे का दिन खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए निकालना हर किसी के लिए वो नहीं इजी होता है। तो जो बच्चे जीडी में पार्टिसिपेट करने आते हैं, उनका डिटर्मिनेशन लेवल वहाँ पर भी दिखता है। इसलिए हमने लेवल 1 लिखा है पहले, और लेवल 2 लिखा है कि यहाँ पर उनका फिर से डिटर्मिनेशन दिखता है कि नहीं, इन्हें सही में इस प्रोसेस में और इसमें रस है उनका। और फिर जो ग्रुप डायलॉग में आते हैं वो लोग, उसमें से जो भी विनर्स होते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या टिक करते हैं। जो जजेस होते हैं वो लोग मार्क्स कैसे देते हैं, तो जैसे बताया जो प्रोसेस होती है कि उसमें हमको सिर्फ अपनी थॉट्स है जो भी है वो बोल देना है, ऐसा नहीं है। हमारा छोटा सा ग्रुप होता है 10 लोगों का, सारे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो अपनी अपनी जो थॉट्स होती है वो वहाँ बताते हैं, और उसके बाद मुझे अपनी बतानी है और बाकी 9 की सुननी भी है। और उसमें मुझे पता चलता है नहीं मेरे में ये कमी रह गई है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, तो मुझे उसको भी डाल के फिर वापस दूसरी बार प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो जो सेकंड प्रेजेंटेशन करते हैं जो भी बच्चे, तो उसमें पता चलता है कि उसने सभी अच्छे पॉइंट्स है वो उसमें ले लिया है, उसका मतलब है उसका लिसनिंग बहुत अच्छा रहा है, तो उसको हम लिसनिंग का टिक करते हैं। दूसरा है सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग मतलब कि सब जो चीजें सब बोल रहे हैं, तो मेरा जो पॉइंट मैंने लिया है, क्योंकि सबके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। जो 10 है उसमें से 2 लोगों का सब्जेक्ट सेम होगा, किसी का सब्जेक्ट अलग होगा, लेकिन सब सब्जेक्ट्स को मिला के जो भी अच्छी चीज है उसको मैंने बहुत अच्छे से सिंथेसाइज किया है मेरे प्रेजेंटेशन में, और उसके हिसाब से मैंने जो बात की है, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ उसका बहुत ही अच्छा रहा, तो वो सिंथेसाइजिंग अच्छा करता है, तो उसको हम पॉइंट करते हैं। और थर्ड इज ऑफ कोर्स आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन बहुत सारे लोग जरूरी नहीं है कि अगर जो लिखते हैं वही उन लोग अच्छे से बोल भी सकते हैं,
कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो वो भी उनका कैसा है कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आपको कुछ सोसाइटी में काम करना है तो आपको लोगों को साथ लेके काम करना है, तो वो आप बता सकते हैं, लोगों को से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी आपका चीज पॉइंट होता है। सो वो दैट पॉइंट इज ऑल्सो टिक मार्क। और यूजुअली आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम बच्चों को ऐसा कहते हैं, हम उनको 2 दिन पहले टॉपिक देते हैं, इस टॉपिक पे आपको जीडी पे बोलना है, तो सब बच्चे मस्त वो स्कूल में स्पीच बोलना होता है एलोक्यूशन कंपटीशन में, इस तरह लिख के आएंगे, रट के आएंगे, सब करेंगे, फिर वो एक बार बोल देंगे, फिर हम सरप्राइज खोलते हैं कि अब आपको यहाँ पर खुद से जो पहले अंदर नहीं आया, अब आप बिना देखे अभी तैयार करके तुरंत आपको जो आपने पहले राउंड में किया उसको सीख के आपको बोलना है। तो पहले राउंड में जितना रटा हुआ होता था तो वो घबराते थे, ऐसा होता था, अटक जाते थे, लेकिन दूसरे राउंड में अब उनका दिल उसमें आता है, वो दिल वो पूरा उसमें निचोड़ते हैं। और सेकेंड राउंड में जब वो सिंथेसाइज करते हैं तब उस पर हम इवैल्यूएशन करते हैं कि उन्होंने सेकेंड राउंड में कितना इम्प्रूव किया, कितना उनने सही में दिल से बोला, उनको कितना सही में वो चीज है, और फिर वो जीडी विनर होते हैं। थैंक यू। सेम जैसे कि पहले भी जीडी में मैंने कहा, प्रोजेक्ट वर्क नाम सुन के ही होता है कि अभी तक तो बोल लिया, अभी तक एक लेवल इजी था कि अभी एक कमरे में ही बोलना था, एक कमरे में ही बैठ के लिखना था, लेकिन अब जो बच्चों को फिर से कि जिनको सही में ऐसा होता है कि मुझे ये कंपटीशन में जीतना ही है, मुझे कुछ करना ही है, और कुछ भी हो मैं ये करके रहूँगा, तो वो लोग प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क में खुद का प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनका वहाँ पर भी डिटर्मिनेशन लेवल दिखता है। तो वो डिटर्मिनेशन लेवल 3 से हमने यहाँ पर उसे मार्क किया है। जो थर्ड लेवल है प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें हमने बताया कि वो लोग बाहर समाज में जाके जो भी उन्होंने अपनी थॉट्स लिखी थी ऐसे में कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं ये काम करूँगा, अपने देश को इस तरह से मैं उसमें अपने देश को सुधारने के लिए या उसमें कुछ काम करने के लिए मैं ये करूँगा ऐसा, तो वो उनको प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट वर्क में करना होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क में जब उन लोग एक दिन पूरा वो काम करते हैं तो पता चलता है कि प्रैक्टिकली भी वो लोग वो कर सकते हैं कि सिर्फ सपने हैं, दे आर ट्रूली ड्रीम्स, और दे आर जस्ट जैसे कहते हैं कि हाँ इच्छाएं तो हमारी बहुत सारी होती थी कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं कि नहीं, वो भी प्रूफ होता है। वो प्रूफ हो गया और उन लोग विनर्स हो गए, सो दे आर विनर्स ऑफ द कंपटीशन। कंपटीशन के विनर्स के लिए काफी सारी स्ट्रगल की है उन्होंने, खुद के साथ भी की है, समाज में भी की है, उन्होंने हर एक लेवल पे उन्होंने स्ट्रगल किया है। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विनर तो हो गए, कंपटीशन तो सिर्फ 1 महीने का ही है जिसमें हर एक स्टेजेस आते हैं। उसके बाद अगर सही विनर हो और आपको सही में सीखना है तो सारे जो प्राइजेस है वो, जैसे फर्स्ट उन्होंने बताया कि एक कोर्स है पूरा, जो L3 कोर्स है वो 4 साल का कोर्स होता है, तो उसका आपको कमिटमेंट देना पड़ता है कि हाँ मैं 4 साल का कोर्स है वो सीखने के लिए तैयार हूँ ऐसा। तो वो जो कमिटमेंट होता है वो बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है, क्योंकि ये अभी स्कूल के बच्चे हैं, इसीलिए तो उनको समझना पड़ता है कि नहीं सही में ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा है, और ये अगर सीखूंगा तो मेरे लिए अच्छा है और मुझे वो कोर्स अटेंड करना चाहिए ऐसा। और मैंने वो जीता है क्योंकि मैंने ये सारे स्ट्रगल्स पास किए हैं, तो अभी मेरे में इतनी ताकत है कि मैं और 4 साल थोड़ा स्ट्रगल कर सकता हूँ और मुझे ये करना चाहिए। तो वो फिर पेरेंट्स कहेंगे या उनके ट्यूशन के टीचर्स कहेंगे कि या उनके स्कूल के टीचर्स भी कहेंगे बेटा अभी टाइम नहीं है, ये 10th है, ये 12th आ जाएगा आपका 2 साल के बाद, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो वो सब कुछ अपने आप मैनेज करके समझ के कि नहीं मैं वो भी करूँगा और ये भी करूँगा, और फिर उसके बाद अपना एनरोलमेंट करते हैं, तो वो बहुत बड़ा कमिटमेंट है उनके लिए, इसलिए हम कमिटमेंट वहाँ पे टिक करते हैं उनका। यहाँ पर एनरोलमेंट होता है तो उसमें वो लोग डिपॉजिट देते हैं जो उन्हें 2 साल के बाद रिटर्न कर देते हैं। तो बच्चों को क्योंकि या तो उनके पेरेंट्स के पास देना पड़ेगा, तो सबसे पहले उनको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। तो बच्चे जी तोड़ मेहनत करके आज तक कभी पार्टी में जाने के लिए मम्मी पापा को नहीं मनाया हो, इस तरह से मम्मी पापा को मनाते हैं। या फिर कुछ बच्चों को हमने ऐसा भी सुना है कि जो बच्चे बहुत गरीब हैं, जो कमा खुद अर्न करके करते हैं, वो लोग उनकी इतने साल की बहुत टाइम से पॉकेट मनी हो जमा करी हो, जो सब बच्चे मूवीज और उन सब में निकाल देते हैं, वो सब बच्चे उनकी इतनी सारी बचाई हुई सेविंग्स होती है वो सब वो लोग इधर देते हैं। तो तब उनका इस तरह से कमिटमेंट लेवल ठीक होता है, क्योंकि वो लोग उसके बदले में प्राइस पे कर रहे हैं। उनको पता है कि
ये चीज़ सही में इम्पोर्टेंट है। फिर L3 वर्कशॉप जो हमारी होती है उसके पहले साल के पहली वर्कशॉप को हम MHS 1 कहते हैं, जिसमें उनका परसिवरेंस लेवल दिखता है। यानी ऐसा भी होता है कि बच्चों ने डिपॉजिट दे दी लेकिन शायद कुछ बच्चे तभी भी नहीं आ पाते, क्योंकि तभी भी एक लेवल तो आता है कि जब टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, सब रिस्ट्रिक्शन आएगा कि नहीं जाना है, कोई 4-5 दिन बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, इससे तो स्कूल जा, तब वो वहां पर आते हैं। तो कमिटमेंट का एक हायर लेवल है परसिवरेंस, वो वहां पर दिखता है। क्योंकि यहाँ पर पहली बार आना इसलिए क्योंकि उनको 4-5 दिन का कमिटमेंट देना पड़ता है, यहाँ पर घर छोड़ के आना पड़ता है। कुछ बच्चे पहली बार ही आते हैं, मोबाइल यहाँ पे हम ले लेते हैं, मोबाइल से दूर रहना और होम सिकनेस जो हो उसको सब चीज को छोड़ के यहाँ पर आना, तो वहां पर हम कमिटमेंट का एक हायर लेवल परसिवरेंस यूज करते हैं। तो जो बच्चे पहली वर्कशॉप में आते हैं तो वहां पर उनका परसिवरेंस लेवल चेक होता है और वो उनका ठीक होता है। उसमें हर साल 2 बार उनको यहाँ पे कैंप के लिए आना होता है और हर कैंप है वो 4 से 5 दिन का होता है। तो कई बच्चे कच्छ से होते हैं, बैंगलोर से होते हैं, मुंबई से होते हैं, तो उनका ट्रैवलिंग भी साथ में गिने तो 1 आध हफ्ता तो उनका जाता ही है। तो इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट। आप सोचिए आजकल तो ट्यूशन में भी अगर एक दिन छुट्टी लेनी हो तो बच्चे आके घर पे बोलते हैं कि मेरे सर नहीं मान रहे हैं। यानी हम अगर कहते हैं अपने बच्चों को कि प्लीज सर को बोल देना कि आज गेस्ट आ रहे हैं या आज शादी में जाना है, छुट्टी ले लो, तो भी वहाँ के टीचर्स मना करते हैं। यहाँ पे उनको 4-4, 6-6 दिन की छुट्टी लेके आनी पड़ती है। तो वो उनका एक बार जो वो जिससे में उन्होंने कह दिया और कमिटमेंट दे दिया, पर फिर भी उसके ऊपर जाके उनको करना पड़ता है कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं सर को या मैडम को रिक्वेस्ट करके अच्छे से बोल के भी यहाँ पे अटेंड तो करूँगा। इसीलिए हम उसको वो टिक करते हैं। और हमारी जो वर्कशॉप्स है उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। सो हर एक लेवल होता है वो। तो जो फर्स्ट वर्कशॉप है MHS 1 है, वो आपको पता ही होगा कि अपनी जो किताब है महान रतोना सारेगमपधनी, दैट इज द फर्स्ट वर्कशॉप। उसमें 2 वर्कशॉप होती है। फर्स्ट ईयर में हम वो किताब पे वो बुक वर्कशॉप करते हैं। सो सेकेंड वर्कशॉप ऑफ द सेम ईयर इज MHS 2। उसमें जैसे बताया कि पहली बार क्योंकि दोस्त भी आ रहे हैं, सब एक ही हम अलग अलग शहर में करते हैं, तो अलग अलग शहर में एटलीस्ट एक शहर में 25-50 जो भी बच्चे होंगे, तो उसमें मेरे स्कूल के भी होंगे तो दोस्त भी होंगे, तो शायद पेरेंट्स ने कह दिया अच्छा ठीक है वो लड़की जा रही है तो उसके साथ जा सकती है, ऐसा। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। लेकिन सेकेंड लेवल में अगर ऐसा भी हुआ कि वो लड़की नहीं आ रही है लेकिन मुझे तो जाना है, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। या कोई बीमार हो गया पर मुझे तो जाना है तो अभी घर से मना कर रहे हैं। तो वो हर एक बार आते वक्त बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कतें या स्ट्रगल्स उनकी ज़्यादा हो जाती है। एंड जिसको हम कमिटमेंट तो कहते हैं लेकिन हम उसको हायर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट कहते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे परसिवरेंस लिखा है कि वर्कशॉप में आना इतने सारे दिनों के लिए और सारे स्ट्रगल्स क्रॉस करके पहली बार हो गया, अभी दूसरी बार आओ तो उसको लेवल ज़्यादा कहते हैं, इसलिए लेवल 2 रखा है। और दूसरा लिखा है एस्पिरेशन, इसीलिए कि सही में किसी को फर्स्ट वर्कशॉप जो होती है उसमें हम उनको बेसिकली इट्स अ वर्कशॉप फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उनको अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैंने जो भी ड्रीम किया है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसमें उनका फिर धीमे धीमे एस्पिरेशन बढ़ता है कि मुझे ये काम करना है ऐसा। तो वो जब एस्पिरेशन बिल्ड होना शुरू होता है तो वो लोग MHS 2 में आते हैं। फिर बाद में MHS 2 के बाद उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रोग्राम गिफ्ट में मिलता है, जिसमें अगर वो मिलिट्री ट्रेनिंग में ऑप्ट करते हैं, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग ऐसी चीज है कि जहां आपका पूरा कष्ट निकल जाता है, आपका कुछ बाकी नहीं रहता। वो बहुत ही एक कहो ना, आप सबको तो पता ही होगा, बहुत ही हमारा पूरा माइंड बॉडी हर किसी की एग्जाम हो वैसी ये चीज है। तो अगर वो वहां पर बच्चा आता है मिलिट्री ट्रेनिंग पे आता है तो उसका ओबीडियंस लेवल दिखता है, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग में सिर्फ ऑर्डर से सुनने होते हैं, वहां पर वी कैन नॉट क्वेश्चन व्हाट व्हाई। सो वहां पर उनका ओबीडियंस लेवल दिखता है, उनकी बॉडी की जो फिटनेस लेवल होती है, क्योंकि उनके बड़े बड़े ड्रीम हो और अगर हेल्थ अच्छी ना हो तो कैसे चलेगा। तो उनके वहां पर फिटनेस लेवल भी देखते हैं, उनकी ओबीडियंस भी देखते हैं। और साथ में मिलिट्री ट्रेनिंग जो होती है, तो जो कोई भी उससे कुछ जानता होगा कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होती है, उसमें मानसिक जो ताकत कहते हैं ना, वो काफी जरूरी होती है। क्योंकि हर एक लेवल पे हम कहीं ऐसा होता है कि जहाँ हम कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन तब खुद को कहना कि नहीं अभी
यू कैन नॉट डू इट, यू नीड टू डू मोर, 5 स्टेप्स मोर, अब और आगे, अब बीच में से नहीं रुक सकते, आगे जाना है। तो वहां पर उनका विल पावर टेस्ट होता है। हर एक दिन सुबह जल्दी उठना, पूरे दिन कसरत करना, मेहनत करनी, तो उन सब में सिर्फ फिटनेस लेवल नहीं चाहिए, तगड़े तगड़े लोग भी ये नहीं कर सकते, तो तब उनको वहां पर उनका विल पावर चेक होता है, विच इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मिलिट्री ट्रेनिंग। एक साल खत्म होता है वर्कशॉप का, फिर हम उनको सेकेंड गिफ्ट जो है मिलिट्री ट्रेनिंग वो देते हैं। अब दूसरा साल जो शुरू होता है उसको हमने, वो दूसरे साल को हम लव वर्कशॉप्स कहते हैं। तो लव 1 वर्कशॉप होती है और उन लोग आते हैं, तो तब तक उनका जो आने का होता है उनका, तो उसमें उनकी सिंसियरिटी दिखती है कि एक काम पूरा, एक पूरा साल उन लोग आए, पूरी स्ट्रगल्स की, और मिलिट्री ट्रेनिंग भी उन्होंने अटेंड किया, और वो उसके बाद ही उन लोग लव 1 वर्कशॉप में आ सकते हैं, ऐसा होता है। तो अगर उन लोग वहाँ आते हैं तो उनकी सिंसियरिटी दिखती है कि नहीं, मुझे सही में ये वर्कशॉप अटेंड करनी है, मुझे सही में ये करना है, इसीलिए हम वहाँ पे उनकी सिंसियरिटी टिक करते हैं। और दूसरा है बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी। तब तक ये जो पूरा कैंप होता है, उनका जो वर्कशॉप होता है, वो 50 बच्चों का, 40 से 50 बच्चों का होता है। तो एक साल पूरा वो लोग आए, 2 बार आए उन लोग, वो 50 बच्चों के साथ रहे, उन लोग एक साथ रहे, 4 से 5 दिन रहे। मिलिट्री ट्रेनिंग जो कैंप होता है वो 10 से 15 दिन का कैंप होता है, तो उसमें भी उन लोग ने साथ में स्ट्रगल की। तो वो जो पूरी जर्नी होती है उसमें एक फैमिली जैसा बन जाता है उनका। सबकी वीकनेसेस होती है, लिमिटेशंस होते हैं, सबके जो भी चीजें होती है वो बाहर आती है, तो एक पूरा उनका एक परिवार जैसा हो जाता है। तो उनको लगता है ये हमारी कम्युनिटी है, तो उनको उनकी उसमें बिलोंगिंगनेस आ जाती है, तो वो हमारे वहाँ पे टिक होती है कि किसकी आ रही है ऐसा। फिर बाद में लव 2 यानी सेकेंड ईयर की सेकेंड वर्कशॉप होती है, जहाँ पर अब उन्होंने 1.5 साल पूरा कर दिया है खुद का। तो अब उन्हें पता चल गया है कि इधर जो लाइफ के बारे में जो सिखाते हैं, जो फिलोसॉफी है, तो अब वो जो लव 2 में आते हैं ना, वहाँ पर उनसे ये पता चलता है कि नहीं, उनको सही में ये फिलोसॉफी है, उसमें उनको सही में इंटरेस्ट है, उनको सही में ये सीखना है कि ये फिलोसॉफी क्या है, मैं सही से कैसे मेरी लाइफ जी सकूँ, मेरी लाइफ में सही में मैं किस तरह से ग्रेट बन सकूँ। तो जिनको इन फिलोसॉफी में रस होता है ना, वो लोग ही लव 2 में आते हैं। और साथ में लव 2 में आते हैं ना, तब उनका एक दूसरा ट्रेड आइडियलिज्म जिसे कहते हैं, आदर्शवाद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो भी वहाँ पर टिक होता है। क्योंकि लव 2 की वर्कशॉप में आदर्श जो अपने आइडियलिज्म जिसको कहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा वर्कशॉप में होता है। तो जो कोई भी बच्चे वहाँ पर आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो उनकी लाइफ में भले फ्रेंड सर्कल में हो, खुद की फैमिली में हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो आइडियलिज्म कहते हैं ना, वो दिखती ही है। उनकी हर एक चॉइस में जो आइडियल जो चीज होती है, कि जैसे कि मेरा ही एग्जांपल लूँ तो जैसे कि मैं पहले मोटरसाइकिल चलाता था, मेरे पास लाइसेंस नहीं था तो भी, लेकिन मैं यहाँ पर आकर सीखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद कंट्री का रूल ब्रेक कर रहा हूँ। तो हाउ कैन आई इवन से इन प्लेज कि आई लव माई कंट्री। सो वहाँ पर वो चीज हमारी जो सेंसिटिविटी को वो डेवलप होती है, और हम फिर वो आदर्शवाद की तरफ हम मुड़ना स्टार्ट होते हैं। 2 साल खत्म होते हैं, उसके बाद हम उनको जो फाइनल गिफ्ट है, तीसरा गिफ्ट है, दैट इज हिमालय ट्रैकिंग, वो देते हैं। हिमालय ट्रैकिंग जो है वैसे बहुत एक्साइटिंग है, बट इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल्स, क्योंकि यहाँ पे रूम में बैठ के आप बातें करते हैं, आप सब कहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रैकिंग करना है। जो लाइफ में कभी बच्चे घूमने गए होंगे, लेकिन जंगल में तो बहुत कम घूमने लेके जाते हैं पेरेंट्स, लेकिन यहाँ जंगल नहीं है, यहाँ पे तो हिमालय है, वो आपको चढ़ना है। सो वहाँ की ठंड है, वहाँ का जो एक्सर्शन है, वो सब कुछ आपको करना है, सहना है, और उसमें आप जो भी हमने ट्रेड्स की बात की थी, वो सारी ट्रेड्स वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं और वहाँ पे जो विन करते हैं, तो उसमें हम ये 3 चीज़ें खास करके देते हैं। इंटीग्रिटी मतलब वही कि आप जो 2 साल में सीखे हैं वो वहाँ इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, वो आप जी रहे हो कि नहीं, ऐसा। क्योंकि वहाँ पे तो सब दिख ही जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आके बोलता हूँ, नहीं मैं तो अभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे तो सब बाहर आ जाता है, ऐसा। तो वहाँ इंटीग्रिटी आपकी दिखती है, लीडरशिप क्वालिटी दिखती है कि वहाँ पे आप सबके साथ जा रहे हो, तो कौन ऐसा है कि जो लीडरशिप, जिनकी लीडरशिप क्वालिटीज बाहर आ रही है, जो सबको लीड करते हैं, जो बहुत प्यार से सबको एक साथ रखते हैं, तो उनकी वो क्वालिटीज भी वहाँ टिक होती है। और स्पिरिचुअलिटी मतलब हम जो जैसे बताया कि वो बहुत
अच्छी जगह है, तो वहाँ पे जाके लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, बच्चों सीखते हैं, वहाँ पे उनको मेडिटेशन उसके सेशंस होते हैं, तो वहाँ पे वो कुछ सीख के वापिस आ सकते हैं, तो वैसी भी जगह होती है। तो वो तीनों चीज़ें हमारी वहाँ पे फाइनली टिक होती है। तो एक्चुअली 4 साल का प्रोजेक्ट होता, 4 साल का ये जो वर्कशॉप होता है हमारा, वो 2 साल के बाद ये कैंप हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे मिसाल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं, फिर जिसको भी सीखना है वो आगे का सीख सकते हैं, ऐसा ओपन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मिसाल प्रोजेक्ट एंड होता है, और यहाँ से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो हम ऐसा मानते हैं कि वो फिर अपनी ज़िंदगी में वो कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। सो यस, इट वाज द होल थिंग। ये पूरा डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया था। अब साथ में आपको कुछ झलक कहूँ, जैसे कि पूरी प्रोसेस सही में प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ दिखती है। तो आप सबको पता होगा कि जितनी भी हमारी सोसाइटी होती है, वहाँ पर हर बार हर यूथ को, हर टीन को यही सुनने मिलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप निकम्मे हो, आप डब्बे हो। जितना भी नेगेटिव होता है वो सब उसे सुनने मिलता है। एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर भी उसे खुद को जो पसंद है वो करने नहीं मिलता है। तो जो बच्चे सोसाइटी के दबाव में आके उनके अंदर आग है कि वो कुछ कर सकते हैं, लाइफ में उनको कुछ बड़ा करना है, तो जिन बच्चों के अंदर वो स्पार्क अभी भी जगा हुआ है ना कहीं पर, भले स्कूल में उनको सबसे मस्तीखोर कहते होंगे, मवाली कहते होंगे, कैसा लड़का है, सुनता भी नहीं है, कुछ जरा भी सेंसिटिव नहीं है, ऐसा है वैसा है, जितना कुछ भी कहते हैं, पर उनके अंदर जिन किसी के अंदर वो स्पार्क होता है कि नहीं हमें कुछ करना है, कहीं कहीं वो चिंगारी अभी भी जलती होती है, तो ये मिसाल प्रोसेस उस चिंगारी को आग का रूप देती है। और जो बच्चे, आप मानोगे नहीं कि मिसाल प्रोसेस का ही जो एंड होता है ना 1 महीने का, तभी उनके पेरेंट्स कहते हैं कि पता नहीं, अभी से हमें लग रहा है कि 1 महीने की प्रोसेस भले बहुत 4-5 ही दिन हो, वैसे तो कह सकते हैं, लेकिन उस पीरियड में भी हर एक लेवल पे बच्चा जो बदलता है। तो माँ बाप हमें हर बार सेरेमनी जब हमारी होती है तब हर बार आके हमें कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिबल लग रहा है, अब वो लग रहा है कि अब वो हमें सुन रहा है, हमें समझ रहा है। और हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे वो बच्चा जिस तरह निखरता है, यानी पोटेंशियल तो हर एक बच्चे में होता है, लेकिन उसे नर्चर करने वाला, उसे बाहर निकालने वाला, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो कहीं पर भी जो उनके अंदर स्किल है, जो टैलेंट है, जो वो करना चाहते हैं, वो बाहर ला सके। तो पूरी मिसाल प्रोसेस, उनको जो ड्रीम है, उनको जो बाहर लाना है, उनको कुछ करके दिखाना है, उसके लिए सिर्फ वो एक प्लेटफॉर्म पूरा देता है उनको, और उनकी जो स्किल्स होती है, उनकी जो एबिलिटीज होती है, उनके जो लाइफ के लिए करना होता है, तो उनकी पूरी लीडरशिप क्वालिटी को हम नर्चर करते हैं। सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट मिसाल project and this document, and I would like to invite now नेहा दीदी और जो कोई भी पार्टिसिपेंट्स है जो खुद की जर्नी शेयर करना चाहते हैं, so I would like to invite our team to come here and share their experience. कोई भी ऐसा हमारे सामने आती भी नहीं है, दिखती भी नहीं है, और तूने इतनी हिम्मत की तो होगा कुछ, तू कुछ करने के लिए बोल रही होगी, तो मैं तुझे परमिशन देता हूँ। अगले दिन बच्चों को ओरिएंट करना था, कुछ भी स्पीच रही नहीं। पहले तो क्लास को इकट्ठे किए, देखा तो क्लास को देख के ही बाहर चले गए, देख के ही दूसरे क्लास में घुस गई, पानी पिया, मन को शांत किया, फिर सोचा मैंने कुछ नहीं किया तो मैं किसी और बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ, इस कंपटीशन के लिए बोल सकती। तो फिर अंदर गई, अपने अंदर जो स्टेज फियर था उसको दूर किया। तो मैंने करीबन 100 और 110 बच्चों को एक साथ मिसाल कंपटीशन के बारे में बताया। तो वो तो हो गया, अब आया ऐसे कलेक्टिंग। तो फिर से कॉल आया ऋषिक भाई का, ऐसे कलेक्ट हो गए, फिर से डर लगा होगा कि नहीं होगा। फिर ऐसे कलेक्ट किए, फिर आया जीडी का रिजल्ट आया। तो 12 बजे रिजल्ट आया और 4 बजे सब बच्चों को लेके जाना है। कोई भी बच्चे को साथ कम्युनिकेट करना फिर से कठिन है मेरे लिए। फिर गई, सब बच्चों को रेडी किया। कभी मैं बाहर अकेले नहीं गई थी, कहीं भी जाना हो तो मम्मी चलो, पापा चलो या मामा चलो, लेकिन इस बार मुझे सबको लेके जाना था। तो पहली बार मैं सब बच्चों को लेके जीडी के लिए पहुंची। वो मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज था।
फिर नेक्स्ट ऐसा हुआ कि जीडी ख़त्म हुआ और फील्ड वर्क आने वाला था। उसी टाइम मेरे एक भाई है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो उसको डबल आईसीयू में रखा गया। मुझे ये भी करना था और अपने रिलेशनशिप को भी बचाना था। फील्ड वर्क के टाइम सुबह 9 से 12 बजे तक मैं हॉस्पिटल गई। फिर हॉस्पिटल से आके मैं फील्ड वर्क के लिए गई। फील्ड वर्क में गई, फील्ड वर्क में सारा काम किया, बच्चों को रेट किया, बच्चों के लिए हेल्प की। फिर से आई, हॉस्पिटल गई। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये चेंज था कि जो डरी लड़की थी, जो कभी किसी से बात नहीं करती थी, उसने एक साथ अपने रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको एक साथ निभाई। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज ये था कि कभी डर लगता था, वो डर अभी दूर हो गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, स्टेट फियर दूर हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप दोनों एक साथ निभा सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ अस। सो मेरा नाम मयंक है और आई एम फ्रॉम बड़ौदा। सो मैं 2018 में मिसाल प्रोजेक्ट के थ्रू ओएसिस से जुड़ा। तो मेरी मिसाल की जर्नी बहुत ही अजीब और अकेली वाली थी। सो स्टार्टिंग में ऐसे में तो मैंने मीन्स के स्त्री पुरुष एक समान वो सब्जेक्ट लिया था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की ऐसी सोच थी कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती और लड़के हो तो वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो कमा के देते हैं। सो मैं उनकी सोच बदलने के लिए मैंने उस पर ऐसे लिखा और उन्हें भी बताया कि मैं ऐसा सोचता हूँ और आप भी ऐसा सोचो। सो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा लिखा है। तो मैंने ऐसे सबमिट किया और मेरा ऐसे सिलेक्ट हुआ सेकंड राउंड के लिए। तो सेकंड राउंड में भी ग्रुप डायलॉग था। सो मैं वहाँ पे गया और मैंने ग्रुप डायलॉग भी क्लियर किया। सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए थर्ड राउंड था, प्रोजेक्ट वर्क। सो मैंने एक टीम बनाई थी कि हम लोग प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए 5 लोगों की टीम थी। सो एट द एंड संडे था तो कोई भी फोन नहीं उठाता है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कर सकता हूँ, मैं क्यों किसी पे डिपेंड रहूँ। सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं हमारी जो वहाँ पे बिल्डिंग है, तो मैं एक प्रोग्राम करूँगा कि मैं अपने थॉट्स लोगों के पहुँचाऊँ और लोग मुझे समझे और सुने। सो वहाँ के जो मैनेज करने वाली दीदी थी, तो उन्होंने बहुत गुस्से, उन्हें ऐसा कुछ भी पसंद नहीं था कि हमारे बिल्डिंग में ऐसा कुछ हो। सो पहले तो मैं गया उनसे परमिशन लेने के लिए। सो उन्होंने बोला तुम अभी बच्चे हो, तुम ये सब इन सब पे क्यों पढ़ रहे हो, तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारा काम ये सोशल वर्क नहीं है। सो मैंने तभी भी उनको समझाया कि नहीं ये अच्छा है। तो उन्होंने मुझे तो भी परमिशन नहीं दी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। सो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये करना ही है। सो मैं घर घर गया और मैंने सबसे फीडबैक्स ली कि आप क्या सोचते हो कि स्त्री पुरुष एक समान है या नहीं। सो मुझे फीडबैक्स मिले और फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और फोटोज भी बहुत सारे क्लिक्स किए थे। तो मैं फाइनली मिसाल विनर बना। सो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट ये था कि मैं लाइव क्लास लेने के लिए मेरे घर से लाइव क्लास लेने के लिए 10 या 8 किलोमीटर दूर जाना था। एक गवर्नमेंट स्कूल थी वहाँ पे। सो नितिन भाई के पास में जाता था लाइव क्लास लेने के लिए, वो और मैं। सो मैं जाने के लिए मैं इसके पापा को बोलता था कि आप मुझे आके छोड़ जाओ। तो पहले 2-3 बार वो आए। फिर मैंने बोला, नितिन भाई को भी बोला कि मेरे घर से ये प्लेस बहुत दूर है तो मैं आ नहीं पा रहा हूँ। सो मीन्स की कुछ भी तरह से हमारी प्लेस चेंज हो गई। सो वो भी दूर थी मेरे घर से। तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो भी मैं आऊँगा और मैं जो सीखा वो दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाऊँगा। सो एक जज्बा था कि नहीं मुझे करना ही है। सो मैं वो भी सीखा था कि हमें डिपेंडेंट नहीं बनना है, इंटरडिपेंडेंट बनना है। सो तो मैं पापा को तो बोलता ही नहीं था। फिर मेरे पास साइकिल थी, तो मैंने सोचा कि मैं साइकिल से सभी जगह जा सकता हूँ, मैं उतना तो कैपेबल हूँ। तो मेरे घर से जो मीन्स के हम जहाँ पे संडे सेशंस लेते हैं वो तकरीबन 8 या 10 किलोमीटर दूर है। तो मैं अकेला घर से साइकिल लेके 8-10 किलोमीटर जाता हूँ और संडे सेशन अटेंड करता हूँ और
मेरे में कॉन्फिडेंस पहले बहुत कम था और मैं जैसे कि आज बोल रहा हूँ तो मेरा पहला इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपनी बात किसी के सामने शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू ओएसिस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इतना काबिल बन सका और मैं अपनी जिंदगी जी सका। आपकी लाइफ कैंप की जर्नी थोड़ी सी। ओके, सो लाइफ कैंप की जर्नी कहूँ तो वो भी मेरे लिए बहुत ही चेंजिंग थी कि जैसे कि मुझे बोला गया था, दीदी का कॉल आया था और मेरे घर पे भी मुझे सब ऐसा बोलते थे कि तुझे कोई भी काम दिया जाए ना तो तू अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाता। सो मुझे प्रूव करना था कि नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता और मैं ऑब्वियसली मिसाल विनर हूँ तो मैं किसी पे क्यों डिपेंड रहूँ। सो दीदी बोलती हैं कि हमें ऐसे ही लाइफ कैंप लेने के लिए गोरज जाना है। सो वहाँ पे 3 कैंप्स एक साथ पैरेलल चलने चाहिए और तुम्हारे साथ हेल्प के लिए एक दीदी भी है। सो एट द एंड मीन्स कि गोरज जाने से पहले दीदी फोन करके कहती है कि मैम तुम अकेले ही हो, वो दीदी नहीं आने वाली है। सो तुम्हारे एक चैलेंज है कि तुम्हें तीनों कैंप्स अकेले मैनेज करने हैं। अगर कुछ भी होता है तीनों कैंप्स में तो तुम्हें ही मैनेज करना है क्योंकि हम लोग फैसिलिटेटर्स हैं तो हम लोग बाहर नहीं आ सकते। तो मैं पहला घबरा गया कि मैं अकेला हूँ और 3 कैंप्स में पैरेलल कैसे चलाऊं। सो फिर मैं गया। सो दीदी ने थोड़ा गाइड भी किया कि तुम ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े टाइम तीनों कैंप्स में रहना। सो मैंने बोला ठीक है। तो तब जैसे कि वर्कशॉप में हमने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट मीन्स की सेल्फ मैनेजमेंट। सो तो मैंने वहाँ पे उसका यूज किया कि मैंने तीनों कैंप्स को देखा कि कहाँ पे कौन सा कैंप जो परफेक्टली चल रहा है, कौन सा थोड़ा पीछे है। सो मैं उस तरह से टाइम का मार्जिन करता था कि नहीं ये कैंप थोड़ा आगे चल रहा है तो यहाँ पे इस चीज की जरूरत ज्यादा होगी तो मुझे पहले यहाँ पे ये पहुंचाना है, उसके बाद मैं सेकंड कैंप पे जाऊंगा। और तीनों के तीनों कैंप्स अलग अलग प्लेसेस पे हो रहे थे, एक लाइब्रेरी में और 2 हॉल्स में हो रहे थे। सो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था कि तीनों के कैंप पैरेलल चल रहे हैं कि नहीं, वो मुझे विजुअलाइज करना था, मुझे देखना था और फीडबैक्स देने थे। तो मैंने वो पूरा काम परफेक्टली किया और मैं प्रूफ कर सका कि मैं कुछ भी अकेला भी कुछ भी मैनेज कर सकता हूँ। और आफ्टर जब मैं घर गया तो पापा को भी उन्होंने मुझे बताया नहीं पर उनकी आंखों से मुझे लगा कि वो अब जानते हैं कि मैं कुछ भी अकेला जा सकता हूँ और कर सकता हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। सो थैंक यू अवधि एंड थैंक यू ओएसिस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Now I would invite Tanya. आप मिसाल की बात की, आपकी जो जर्नी है अभी उनका मिसाल तो अभी MHS1 में, अभी मुझे लगा अभी तो मैं तानिया को मिली थी, हमारी MHS1 की वर्कशॉप थी और अभी अपनी स्टोरी बता रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस मिसाल में 2019 में मैं मिसाल विनर थी और वहाँ पे जब सितंबर में मेरा MHS1 का वर्कशॉप था तब हम लोगों ने ओथ ली थी, शपथ दी थी कि हम मिलियन मिसाल का प्रोजेक्ट जो है उसमें हम अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरे से होगा तो मैं करूँगी क्योंकि मुझे 10 लोगों तक मिनिमम मिसाल पहुंचाना था। तो मुझे लगा कि मेरे से शायद नहीं होगा। फिर मुझे कॉल आया कि जो मिनी मिसाल है, यूथ मिसाल है, वहाँ पे मुझे एज ए वॉलंटियर काम करना है। तो मुझे लगा कि होगा कुछ, ये प्रोजेक्ट है तो उसमें छोटे मोटे काम हो गए तो मैं कर लूँगी क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट करना और प्रिंसिपल से मिलना वो सब कुछ मुझे बहुत डर लगता था। तो मुझे लगा कि कोई छोटा मोटा काम होगा वो मैं कर लूँगी। लेकिन मेरे मिसाल में जब मैं अंदर घुसी तब मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे सब काम सब लोगों को करने हैं। तब मुझे डर लगा कि मुझे ओरिएंटेशंस भी लेने हैं, मुझे प्रिंसिपल से परमिशंस भी लेनी है। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं देखती गई, लोग मतलब सब मेरे जितने फ्रेंड्स थे सब लोग कर रहे थे, मुझे भी करना है। तो मैंने किया और पहले मैं बहुत डरी सी थी कि मुझे अगर कोई टीचर मुझे कुछ पूछे
तो मुझे आंसर आता हो फिर भी मैं नहीं बता सकती थी। मुझे डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, शायद मेरा गलत हो गया तो। लेकिन अब ये जो मैंने मिसाल है उसमें मैंने ओरिएंटेशन लिया था, वो ऑलमोस्ट 60 to 70 स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को मैंने एड्रेस करके वो ओरिएंटेशन लिया था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था। और मिनी मिसाल के दरमियान मैंने ऑलमोस्ट 1000 to 2000 स्टूडेंट्स तक मैं पहुंची और उन तक ये मिसाल का कंपटीशन मैं ले गई और मेरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई। मेरे में सबसे बड़ा चेंज ये आया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हुई। पहले ये जो थर्ड स्टेज था उसकी जो मीटिंग थी तो वहाँ पर सफिशिएंट लोग थे और वो संडे क्योंकि थी तो मेरे सारे जो ट्यूशन फ्रेंड्स थे उन लोगों ने एक प्लान डिसाइड किया था और हम लोग गांधीनगर जाने वाले थे ट्रिप के लिए, वन डे पिकनिक के लिए। तो मुझे वहाँ पे जाना था और सब लोग फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि तुझे आना ही है, तुझे ये वाला मिस नहीं करना है। तो मैंने वहाँ पे कमिटमेंट दे दिया था कि हाँ मैं आऊँगी। फिर मुझे लगा कि नहीं मैं शायद आऊँगी, शायद नहीं आऊँगी। मतलब मैं डबल माइंड थी क्योंकि मुझे ट्रिप करना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे मुझे जाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ पे काम तो छोटा सा ही था, रजिस्ट्रेशन का था, वो कोई और भी कर सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं क्यों ना उसको पूरा करूं। और मैं मिसाल की मीटिंग में गई मेरी ट्रिप छोड़ के, मतलब और मैं वहीं पर थी। मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, बहुत कठिन था। थैंक यू। दिया है जो प्लीज थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे कल से आप उसको, और अभी थोड़ा और जानेंगे तो पता चलेगा कि लगती है छोटी सी बच्ची लेकिन अंदर इतना हिम्मत का पहाड़ है, वो थोड़ी उसकी झलक मिलेगी, वो भी बहुत काफी है। मैं स्कूल में जैसे सब एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती हूँ तो ऐसे मिसाल भी आया तो मुझे लगा कि नॉर्मल एक्टिविटी है तो मैं ले लेती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था और मैंने ऐसे ही पार्ट ले लिया। मैंने फॉर्म भी भर दिया, ऐसे राइटिंग लिख के मैंने दे भी दिया। और जब मैं सिलेक्ट हुई तो मम्मी ने बोला कि तुझे सेकेंड राउंड में जाना हो तो तू जा सकती है। मुझे कभी भी मम्मी ने किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं है या टोका भी नहीं है। तो मुझे बोला कि तू जा, और मुझे जाना था अकेले क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि मैं नहीं आऊँगी, मुझे घर पे काम है। तो मैं वहाँ पे अकेले गई। मैंने सेकेंड राउंड का जो ग्रुप डायलॉग था वो मैंने कंप्लीट किया और सेकेंड राउंड में भी मैं विनर हुई। तो थर्ड राउंड अभी आया। तो प्रोजेक्ट वर्क में मैं तो पहले से थोड़ी हिम्मत वाली थी तो मुझे डर नहीं लग रहा था, पर सबको बुलाना ऐसे जमा करके मुझे सबके सामने बोलना था तो मैं थोड़ी हिचकिचा रही थी कि मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, सब लोग क्या सोचेंगे, ऐसा लग रहा था। पर जब मैंने सबको कलेक्ट किया, जब मेरी स्पीच हो रही थी तब 3-4 लोगों ने ऐसा मैंने बोला कि आप लोगों की क्या राय है, तो सबने मुझे अपनी राय बताई। मैंने वो नोट किया और वीडियोस भी लिए, फोटोज भी लिए और यहाँ पे मैंने भेजे ओएसिस में। तो मैं वहाँ पर भी विनर हो गई। और जब मैंने MHS 1 और MHS 2 किया तो मेरे में बहुत सारे बदलाव आए। और अभी आई जब हिमालय ट्रैकिंग पूरी की तब मेरे भाई की जन्म से ही 2 किडनी फेल है। तो मम्मी ने एक किडनी दी भाई को, अभी 6-7 महीने हुए। तो वहाँ पे ऑपरेशन था। मुझे स्कूल में 2-3 महीने की छुट्टी चाहिए थी। मैंने हिम्मत करके प्रिंसिपल को ये बात बताई, प्रिंसिपल ने भी मुझे छुट्टी दे दी। तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि वहाँ पे सब मुझे अकेले करना है। तो जब ऑपरेशन में मम्मी और भाई को लेके गए तो पापा ने बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और पापा नीचे गए। मैंने बोला जल्दी आना पापा। तो पापा नीचे गए और तभी डॉक्टर बाहर आए कि तेजल बहन के सगे। तो मैंने हाथ ऊपर करके मैं खड़ी हुई, मैंने बोला यस। तो डॉक्टर ने बोला आपके साथ कोई बड़ा नहीं है। तो मैंने डॉक्टर को बोला नहीं, वो नीचे गए हैं। तो मैंने पापा को फ़ोन किया और पापा को बोला कि पापा यहाँ पे डॉक्टर आए हैं, उनको काम है। तो पापा ने बोला कि मैं अभी लंच कर रहा हूँ तो तुम
जो काम है तुम कर लो। तब भी मैंने पापा को बोल दिया कि पापा आप घर चले जाओ, आपका कोई काम नहीं है। और मैंने पापा को ऐसा बोल दिया कि आप घर जाओ। पापा लंच करके पापा घर चले गए और दवाई जो इंजेक्शन 2 लाने थे वो प्राइस ज़्यादा थी और मम्मी ने ऑपरेशन के पहले मुझे पैसे दे के रखे थे, तो मैं वो अर्जेंटली जाके लेके आई और उनको इंजेक्शन लग गए। अगर उनको 10 मिनट का भी लेट होता तो उनके जान जाने का चांस था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जल्दी से गई, लेके आई और उनको लग गया। जब ऑपरेशन से दोनों बाहर आए तो भाई 4थे माले पे था और मम्मी दूसरे माले पे थी और मैं अकेली थी दोनों को अच्छे से रखने के लिए। तो भाई के रूम में जाऊँ तो अलग चेंज करके जाना है, मम्मी के रूम में जाऊँ तो अलग चेंज करके जाना था। और उनकी दवाई का, खाने पीने का, उनको जब सिस्टर देखने आए उनका सो गए हैं नहीं सोए हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सब पूछना, भाई के साथ रहना। वो जब ऑपरेशन से बाहर आया तो मुझे ऐसा बोल रहा था कि मुझे पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि अगले रात को भी उसका पानी बंद हुआ था। तो ऐसा ही बोल रहा था मुझे, तो मुझे थोड़ी टेंशन में आ गई कि मैं कैसे बोलूँ। तो मैंने उसको ऐसा बोल दिया कि एक अंकल है, थोड़े हैवी है, तो नीचे से पानी लेके आना है, तो उसको देर लगेगी। तो ऐसा बोल के भाई जब सो रहा था तब मैंने उसको सुला दिया और वो सो गया। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी देर लगेगी, तो अगली सुबह को देना है उसको पानी। तो मैंने तब अगली सुबह हुई, पानी दिया, मम्मी को नीचे देखना, ऊपर भाई को देखना, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और तब भी मैंने किया। मेरी छुट्टी ली थी, मुझे पता था, क्योंकि उसका स्कूल का कोई टेंशन नहीं था। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मेरा भाई और मम्मी, क्योंकि मेरे बहुत सारे परिवार वाले हैं पर कोई काम में नहीं आता। तो अभी ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरी लाइफ में सिर्फ मम्मी और भाई है। सब सारे मिसाल जो हमारे गुजरात में या बेंगलोर में या कच्छ में जहाँ पे भी हुए वो मिसाल की बात की, लेकिन पहली बार हमने कश्मीर में मिसाल किया और वो कितनी डिफिकल्टी से उन लोगों ने मिसाल किया, वो काबिले तारीफ है। बहुत कुछ स्ट्रगल के बाद उन्होंने किया है। तो शबीर जी, आप 5 मिनट है तो आपकी जो बात है वो प्लीज सबको बताएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। हम कश्मीर से हैं। ये मिसाल प्रोजेक्ट जो है, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। हमने 2019 में यहाँ से हम ये अटेंड किया था रिट्रीट, तो फिर यहाँ से हमने चॉकआउट प्रोग्राम किया कि हम क्या क्या कश्मीर में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने वो यहाँ पे बना के रखे थे प्रोग्राम। फिर मार्च, क्योंकि मार्च तक स्कूल वहाँ बंद रहते हैं विंटर वेकेशन की वजह से, तो मार्च में हमने ये प्रोग्राम हम बैठे थे, जितने भी यहाँ आए थे कश्मीर से, तो हम इकट्ठे बैठे थे, हमने चॉकआउट प्रोग्राम किया। हमने सोचा पहले हम टीचरों को करेंगे ओरिएंट। तो हमने अपने अपने स्कूलों में तकरीबन 6 स्कूल के हम यहाँ पर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो हमने वहाँ पर अपने टीचरों के साथ बात की। तो हमने देखा है कि जो टीचर जिनमें ये दर्द था, जिनके अंदर ये डेडिकेशन और दर्द था कि नहीं ये अच्छा काम है, इसमें हम भी हाथ बटाएंगे, तो वो आगे आए। तो हमने उनको फिर थोड़ा सा ओरिएंट किया कि क्या करना है। उस तरीके से इस तरीके से हम मिसाल प्रोजेक्ट पहले करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हमें लगा है कि ये हम अपने अपने इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं। तो फिर हमने इसी को चुना है। इस तरीके से हमने उनको दिया है गाइडेंस कि कैसे करना है मिसाल। तो फिर वो अपने अपने स्कूल में उन्होंने वो ऐसे दिए बच्चों को। तो जब बच्चों को ऐसे दिए गए हैं, तकरीबन नियर अबाउट मोर देन 6000 स्टूडेंट्स इन 6 हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस में थे। तो इन बच्चों के पास जब हमने उनको बोला था तो सारे बच्चे एकदम सभी ने कहा कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, मगर हमारे लिए ये टफ था, सारे बच्चे लेने हैं। तो फिर मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की बात बताऊंगा। मैंने अपने टीचरों को बताया कि आप एक टारगेट देखो कि कौन से बच्चे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, फिर दूसरी बार हम बाकी बच्चों को लेंगे। तो जो बच्चे मैंने देखे हैं जो मेरे इंस्टीट्यूशन में, मैं बताऊंगा कि इन शॉर्ट वर्ड्स प्रॉब्लमैटिक बच्चे थे। मैंने उनको बोला पहले हम इन्हीं को टारगेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिमिटेड थिंकिंग है, रिक्रिएशन बाकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे 2-4 एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ एक तो पॉलिटिकल डिस्कस करनी है या तो रिलीजियस रिलेटेड बातें करनी है। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में ये प्रॉब्लम होती थी, जब यही चीज़ें होती थी तो
टाइम कम है, तो 1-2 मिनट है, मैं लेना चाहता हूँ। तो मैंने उन बच्चों को बोला कि इनको ले लीजिए। तो ये बच्चे, एक बच्ची की मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि वो बच्चा अच्छा था, टैलेंट उसमें था, पोटेंशियल था उस बच्चे में, वो काम करता था। मगर जब भी हम उसको सुबह मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर के लिए लाते थे, मुझे प्रेयर पढ़ते थे, तो हमें लग रहा था, मुझे पर्सनली लग रहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ही वॉज पुटिंग ओनली रिलीजियस एग्जाम्पल्स। तो मैंने बोला ये बच्चा अच्छा है, इसमें है पोटेंशियल, मगर ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जब फिर हमने इसको मिसाल प्रोजेक्ट में लिया था उस बच्चे को, तो मिसाल प्रोजेक्ट में उसने ऐसे किया है, प्रोजेक्ट वर्क की है, फिर लास्ट में जो प्रोजेक्ट वर्क उसने किया, मैंने देखा उस बच्चे में इतनी बदलाव आ गया, इतने बदलाव। उसने सारी इंस्टीट्यूशन में जो भी तकरीबन बच्चे थे 100 नियर अबाउट 700 में से 100 बच्चे हमारे थे प्रॉब्लमेटिक, तो उन वो बहुत सारे बच्चे उनमें इतनी सोच आ गई है, वो अब दे वर थिंकिंग ऑन द हायर लेवल्स फॉर जनरल सोचना चाहे उनने शुरू किया है। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि उस बच्चे को, उसमें मैंने देखा है कि उसने बाकी बच्चों को अपनी तरफ ले आया है। तो वो बच्चे जो अब डिस्कस कर रहे थे पहले, अब वो डिस्कस कर रहे थे, सर हमें बताइए आप, हम ये प्रोजेक्ट में ये कहाँ से आप कर रहे हैं, किस तरीके से। मैंने उनको पहले ही बोला था हम ये ओएसएस से गुजरात में हैं, तो वो बोलते थे कि नहीं, हम ये बाकी प्रोग्राम इसके वो भी हम अटेंड करना चाहते थे। इस तरीके से एक बदलाव आ गया था वहाँ पे। तो मेरे इंस्टीट्यूशन में इसी तरीके से बाकी इंस्टीट्यूशन में है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी भी था, वहाँ पर एक गर्ल्स बच्चे, क्योंकि वहाँ पर भी एक और प्रॉब्लम थी, ड्रग्स, जो मैंने कल भी बात बताई थी, तो वो भी प्रॉब्लम थी। तो इवन तो इस तरीके से वो गर्ल्स में भी वो बच्चे जो हम लग रहे थे, उनको भी हमने बोला था कि ऐसे है, तो वो भी राइट ट्रैक पे आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस ओएसएस प्रोग्राम। और अब हमें उनसे प्रॉमिस किया था कि जब अब आप ये मिसाल प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको लेंगे L1 जो यहाँ पे L3 प्रोग्राम है, इसके लिए ले जाएंगे। तो वो सारे बच्चे तैयार थे, हम इधर आएंगे, इधर हम हायर लेवल के ये प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, लीडरशिप के प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली जो ही वहाँ हमने उनसे प्रॉमिस किया था, यहाँ से टीम आया था वहाँ वो प्रोग्राम करने के लिए, मगर अगस्त 5 अगस्त वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, सारा कुछ जो ठप हो गया था, सारी एक्टिविटीज ठप हो गई थी। यहाँ से जो लोग हैं वो भी भाग के आए हैं, और हम भी ऐसे ही बैठे हैं। बच्चे नाउ दे आर वेरी मच enthusiastic to attend this program, to continue this program, and I request the authorities of this institution, please help us in doing this program so that our children who are on the wrong track, they will come on the right path and they will lead the country to progress, prosperity and goodness. Thank you, sir.